हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं भी अच्छी हूँ। मैं रूपल। आज मैं रिएक्शन दूंगी फ्रेंड परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो ये हमारे अगेन ये कारगिल में ही कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो गए थे, तो उसी की ये वीर गाथा है फ्रेंड्स। और ये ओरिजिनल वीडियो है भारत तक। देख लेती हूँ मैं। हाँ, भारत तक का ही ओरिजिनल वीडियो है फ्रेंड्स। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। मेरा नहीं तो ओरिजिनल वीडियो ही देखिए फ्रेंड्स। ऐसे वीरों की गाथा हमको देखनी ही चाहिए। आज वो नहीं है तो क्या हुआ हमारे बीच में, लेकिन हमारे लिए ही उसने जान दी है, हमारी भारत माता के लिए जान दी है फ्रेंड्स। तो हम ऐसे उसको याद करते करते उसको हमारे जहन में अमर रखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं हमारे कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे, उसी का वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। और सॉरी, ये वीडियो लंबी है फ्रेंड, बड़ी वीडियो है, तो मैं एक ही बार में रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स। बस इतना फेवर करना, आप पार्ट पार्ट में देख लेना, टाइम नहीं है तो फ्रेंड्स, लेकिन देखना जरूर। आइए देख लेते हैं वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। One day I will kill death. If death comes before me, तो उनको मौत वगैरह से डर नहीं लगता था। वही एग्रेसिव स्पिरिट, वही नेवर से डाई एटीट्यूड जो हम एक परफेक्ट आर्मी मैन में देखना चाहते हैं। अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। क्या बात। जब उनका एनडीए में इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया था कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कही थी कि आई वांट टू गेट द परमवीर चक्र। वो हम खुद ख़त्म कर देंगे और सीओ साहब को हम अपना विक्ट्री साइन बता देंगे कि हमने ख़त्म कर दिया और टास्क कंप्लीट हो गई। लेकिन उस यंग लड़के का देखो कितना तगड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उसने सबको बताया कि नहीं, कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे जो है ड्यूटी सौंपा है कि इसको ख़त्म करना है। और उस जवान ऑफिसर ने विदाउट हेजिटेशन क्रॉल करके नज़दीक बंकर की तरफ बढ़ने लगा। हमने कहा कि तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे मम्मी, जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे, तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी। तो हमने कहा नहीं, हम जाएंगे। तो कहे वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं, और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे। तब मेरी समझ में आया इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। जिस बेटे के कंधे पर पिता की अस्थियां जानी चाहिए, उस पिता के कंधे पर बेटे की अस्थियां गई हैं। दुख का कोई सीमा नहीं है दोनों के हमारे, लेकिन साथ साथ में गर्व भी है कि हमारे बेटे ने बहुत चंद समय में इतिहास में अपना नाम अंकित करके और समाज की सेवा करी और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। मनोज बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। वो अपने भाई बहन और माँ के साथ सीतापुर के गांव रूरा के इस मकान में रहते थे, और पिता परिवार का पेट पालने के लिए लखनऊ में हसनगंज चौराहे पर पान की दुकान लगाया करते। गरीबी देखी थी और अपने भाइयों को बताते थे कि भैया पढ़ाई में मेहनत करना, पापा का पैसा वेस्ट ना जाए। इतनी पढ़ाई करना, जो पापा पैसा इतनी मुश्किल से लगा रहे हैं उसको वेस्ट मत जाने देना।
खुद उनको जो है अंदर से ये था कि कहीं से पापा को परेशानी ना हो हमारे पढ़ने में, यदि उनको दिक्कत हो रही है तो अपने कम से कम में काम कर लेते थे। यदि हम देते थे उनको कि स्कूल चले जाना, रिक्शे से जाना है तो अपना पैदल चले जाते थे, रिक्शे से पैसा बचा लेते थे। मनोज छोटे थे, परिवार की कमाई में कोई योगदान नहीं दे सकते थे, लिहाजा अपनी जरूरतों को ही छोटा कर लेते थे। 2.5 साल के थे तो हम लोग मेला गए थे, तो हमने कहा कुछ लेना हो तो ले लो, तो कहने लगे हमको बांसुरी दिला दो मम्मी। बहुत छोटे थे तब की बात है। भुइयाँ देवी गए थे मेला, नहीं होता वहाँ शीतला मंदिर में, तो वहाँ से बांसुरी लिया था। वो बांसुरी अभी भी कहीं रखी होगी, उसको जब जैसे कहीं जाते थे, बड़े हो गए, छोटे पर से बजाया करते थे, खूब अच्छी बांसुरी बजा के हम सुनाएं, तो हम कहे तुम इतनी ये जो है 3-4 रुपया की बांसुरी ले आओ, इसी में सारा दिन बिजी रहते हो, बजाया करते हो, जब टाइम मिले उसी में लग जाए। जिस गरीबी में कैप्टन मनोज पांडे का बचपन बीता था, उन परिस्थितियों में कोई भी इंसान व्यवस्था से या तो हार जाता या दिन रात व्यवस्था को कोसता रहता। पर मनोज ऐसे थे जिन्होंने व्यवस्था को बदलने का हौसला रखा। पिता बताते हैं कि मनोज को बचपन से एक ही धुन सवार थी, वो सेना में जाना चाहते थे। स्कूल में वो हर विषय में अव्वल रहते, उनके नंबर इतने अच्छे थे कि हमेशा स्कॉलरशिप मिली। पर उनकी सारी की सारी मेहनत केवल इसलिए होती थी कि एक दिन वो आर्मी ऑफिसर बन पाए। उनका मेन जज्बा था, उनकी यही एक सोच रहती थी कि सिविल में तो सब लोग सर्विस कर लेते हैं और मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो आर्मी में मिलेगा तो हम जाएंगे, वरना तब हम करेंगे। हर खेल में सैनिक स्कूल में बहुत तेज थे, हर खेल को खेलते थे, सबसे आगे रहते थे। जो भी मीटिंग वहाँ पर होती थी उसको बढ़ चढ़ के, उसमें स्कूल के अलावा भी कोई कार्य होता था विद्यालय का तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। ऐसी दशा में उनको जनरल नॉलेज की बातें उनके पास काफ़ी थी। जब कोई भी सैन्य अधिकारी वहाँ पर आता था उसके अगल बगल ही रहते थे, उससे वार्ता करते थे, उसकी वार्ता को सुनते थे। ये उनके आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन भी बना। 8वीं कक्षा तक लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ने के बाद मनोज आर्मी स्कूल में भर्ती हुए। उनके जुनून को जैसे एक दिशा मिल गई। 10वीं और 12वीं में बच्चे जब डेवलप होते जाते हैं, 11th 12th में फिजिकली ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा स्टेमिना होता है, लेकिन मनोज पूरी तैयारी के साथ पूरे जोश और शिद्दत से दौड़ता था। और 9th ऑनवर्ड्स उन्होंने कभी भी क्रॉस कंट्री में पीछे नहीं देखा मुड़ के। तो स्पोर्ट्समैन और वेल बैलेंस्ड इन एकेडमिक्स, ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं चीज़ें। तो उसमें ये दोनों बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी। वो एक इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और स्पोर्ट्समैनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल था। नेशनल डिफेंस एकेडमी की लिखित परीक्षा पास करने के बाद मनोज को इंटरव्यू का कॉल आया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस इंटरव्यू में उनसे वो सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने बचपन से सोच रखा था। मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। एनडीए परीक्षा देने के लिए गए, 67 बच्चे स्कूल से गए थे, उसमें मनोज भी थे। एग्जामिनर ने वहाँ पर इंटरव्यू लेके लिए जो बैठे हुए थे सभी से कुछ न कुछ पूछा। मनोज से पूछा कि तुम सेना में भर्ती होने के लिए क्यों आए हो, और कोई काम क्यों नहीं सीखा। तो मनोज ने दृढ़तापूर्वक विश्वास, अपना आत्मविश्वास वहाँ पर उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि सर मैं परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। क्या बात। तो अधिकारी ने कहा जानते हो कैसे मिलता है। तो मनोज ने कहा सर जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे अवसर दिया जाए मैं उसको जीवित लाऊंगा। मनोज तो पैदा ही परमवीर हुए थे। शायद इसीलिए उस बटालियन को चुना जिसे ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, यानी बहादुरों से भी बहादुर कहा जाता है, गुरखा राइफल्स। गुरखा राइफल्स 6 जून 1995 को उन्हें 111 गुरखा राइफल्स में कमीशन कर लिया गया। और जोश बिल्कुल भरा हुआ था लड़के में, हमेशा खुश रहता था।
और जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट ऑपरेशन या डिफ़िकल्ट चैलेंज सामने आ जाता, किसी वॉलंटियर को हम पूछते कि कोई वॉलंटियर है, तो सबसे पहले वॉलंटियर करने में से वो एक था। एक बहुत ही बहादुर लायक लड़का था। युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर मनोज की पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई और फिर वो सियाचिन गए। एक तो पहले ही सियाचिन में तैनाती मुश्किलों से भरी होती है, उस पर भी उन्होंने सबसे मुश्किल पोस्ट पर तैनाती की गुजारिश की। हमेशा मुश्किल टास्क चुनते थे फ्रेंड्स। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को करगिल जाने के आदेश मिले। ये युद्ध के शुरुआती दिन थे। तब ये भी स्पष्ट नहीं था कि करगिल में गोलीबारी कर रहे घुसपैठिए मुट्ठी भर आतंकवादी हैं या फिर पाकिस्तानी सेना के जवान। उस वक्त अधिकतर काम इलाके में गश्त का या फिर घायल जवानों को रिट्रीव करने का होता। कई दफा गोलियों के बीच से अपनी जान की बाजी लगाकर सैनिकों को निकालना पड़ता। उनके साथी बताते हैं कि उपकरण न होते हुए भी कैप्टन मनोज पांडे एक दफा अपने मोजों को ग्लव्स की तरह हथेलियों पर पहनकर बर्फीले पहाड़ पर चढ़ गए। युद्ध क्षेत्र से घर पर संपर्क आसान नहीं होता। जब मिशन पर न हो तो चिट्ठियां या फिर 10-15 दिनों में एक फोन करने की गुंजाइश। 26 मई के बाद से वो घर पर एक भी फोन नहीं कर पाए। चिंता में डूबे घर वालों को राहत मिली जब लगभग 1 महीने बाद 23 जून को कम से कम उनकी एक चिट्ठी मिली। आखिरी खत में लिखा था कि मम्मी जो है टीवी के द्वारा आपको लड़ाई की यहाँ का हालात का पता चल गया होगा, लेकिन आप चिंता न करना, और जहाँ पर मैं हूँ तो बहुत संघर्ष की वो है, वक्त है। अच्छा, ये आखिरी खत था फ्रेंड्स कैप्टन मनोज पांडे का। न करना, मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ। मम्मी और पापा का ध्यान देना, छोटे भाई को लिखा था उनका ध्यान देना। यूं तो मनोज ने लगातार कई खतरनाक मिशन को सफलता से पूरा किया था, लेकिन खालूवार का जो मिशन अब सामने था वो सबसे बहादुर माने जाने वाले गुरखाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला था। माउंटेन्स में जो वॉरफेयर होता है ना, वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। बिकॉज माउंटेन्स में सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ाई होती है। माउंटेन्स में आपके 3 तरीके के दुश्मन होते हैं। एक तो दुश्मन होता है ऊंचाई, हाँ, चढ़ना पड़ता है ऐसे बिल्कुल ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज इंक्लाइन, वो भी पूरे लदे हुए अपने सामान वगैरह वजन लेके चढ़ना पड़ता है। और हाई एल्टीट्यूड में जाके क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, हमारे सांस लेने में दिक्कत। वी आर यूज्ड टू द माउंटेन्स एंड वी आर माउंटेन पीपल, तो हम इतने यूज्ड टू होते हैं और माहिर होते हैं कि वो आराम से चलते हैं। यहाँ पर फौजियों की कठिनाइयों को समझने के लिए इस इलाके को समझना होगा जहाँ युद्ध चल रहा था। बटालिक सेक्टर में खालूवार के ठीक पीछे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा था। चोटियों पर आते हुए पाकिस्तान के 3-4 सप्लाई रूट और हेलीकॉप्टर लैंड करने की व्यवस्था भी। इसके जरिए जरूरत का हर सामान सीधे पाकिस्तानी बंकरों में पहुंचाया जा सकता था। पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ने के लिए इस पर कब्जा आवश्यक था। इसमें काफी सारी रेज लाइंस थी जो हमारी तरफ आ रही थी, जो ब्रिगेडियर और रिटायर देवेंद्र सिंह और 3 अदर रेज लाइंस थी जो बहुत बड़ी बड़ी थी। खालूवार पोजीशन एक ऐसा अहमियत रखता था कि वो बिल्कुल पहले तो दुश्मन के जो डिफेंसिव पोजीशन था उसके बिल्कुल हार्ट में था, उसका बिल्कुल हार्ट था उसका। खालूवार में हम बैठ जाते तो उनका सप्लाई लाइन भी जो उधर से आने वाला था रास्ता, वो भी बंद हो जाता, तो उनके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था वो, और हम वो समझते थे, इसीलिए हम खालूवार में कब्जा करना चाहते थे। बहुत ही मुश्किल काम था वो। 2 जुलाई को कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट 111 गुरखा राइफल्स को खालूवार से दुश्मन की पोजीशन क्लियर करने का आदेश दिया गया। यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल ललित राय खुद जवानों की अगुवाई कर रहे थे। युद्ध के मैदान में आमतौर पर इतने सीनियर अफसर खुद मोर्चा नहीं संभालते, पर कर्नल राय तो सिपाहियों से आगे पहाड़ पर चढ़ जाते थे। लेफ्टिनेंट मनोज भी अपने अफसर से बहुत प्रभावित थे।
संघर्ष में जीत की बारीकियां उनसे सीख रहे थे। 22 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी गुरखाओं से पहले खालूबार पर भेजी गई थी। 3 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं लगी। तीसरे दिन उनकी ओर से मदद का एक सिग्नल आया। मौके की नजाकत को देखते हुए कर्नल ललित राय ने दिन के उजाले में ही मिशन का बीड़ा उठा लिया। और हमने जो आगे और यही है ललित राय लाइन है, उस रिज लाइन की जितने भी बाकी चोटियां थी उनको बाईपास कमांडिंग अफसर लोगों ने उसको अच्छा यही सीनियर थे उसके। तो आप समझ लीजिए कि जिस वक्त हमने खल्लूबार को धावा बोला तो उनके जितने भी डिफेंसेस आगे थे उनको तो बिल्कुल वो तो थ्रेटेंड फील कर गए, क्योंकि अगर हम खल्लूबार में बैठ जाते तो उनका रिट्रीट का रास्ता भी बिल्कुल बंद हो जाता। पर इस मिशन को पूरा करने के बाद भी गुरखाओं का असली लक्ष्य अभी बाकी था। 14 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद चोटी से करीब 400 मीटर की दूरी थी जब अचानक 2 दिशाओं से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। वो तो पहले ही बैठ गए थे दगा करके, तो रुकना विकल्प था। घात लगा के। सामने से आती गोलियों से बेपरवाह गुरखा आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के लिए किसी चट्टान की आड़ लेते, कभी गोलियां दंदनाते चढ़ते रहे। उनका ये रूप देखकर पाकिस्तानियों के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भी बढ़ते हुए सैनिकों पर खोल दिया। जो ही हम करीब आ रहे थे टॉप के तो उनको समझ में आ गई कि जो बात कि अगर वो कैप्चर हो जाए इलाका तो ये कंप्लीट वहाँ का जो बैटल है उसका अच्छा इस इलाके पे कब्जा करने के बाद उनकी सप्लाई लाइन टूट जाती फ्रेंड। इसलिए जब हम नजदीक पहुंचे तो उन्होंने एडी गन से भी हमारे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। और ये एडी गन जो है ऑलमोस्ट 1000 राउंड्स अ मिनट फायर करती है। ऐसे इतने सारे मशीन गन्स हमारे ऊपर जो है उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 1 मिनट में 100 राउंड फायर करती है फ्रेंड्स। प्लस सम अमाउंट ऑफ मोटर फायर भी उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग कर दिया, जो कि बिल्कुल आके काफी नुकसान कर रही थी हमारे को। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात की भयंकर ठंड को गोले बारूद की गर्मी वक्त वक्त पर पिघला रही थी। पर सामने से आती गोलियां और दूसरी ओर से आते गोलों के बीच बढ़ना मुनासिब नहीं था। अब केवल 60 जवान पलटन में बाकी थे। कर्नल राय 30 जवानों के साथ एक ओर से आगे बढ़ने लगे। बाकियों को साथ ले कैप्टन मनोज पांडे ने दूसरी ओर से धावा बोला। बुरी तरह से बौखलाया पाकिस्तान अब बीच बीच में एयर बर्स्ट भी फायर करने लगा। ये ऐसे बम होते हैं जिनमें हवा में ही विस्फोट हो जाता है, यानी झुक के स्प्लिंटर से बचने की भी गुंजाइश नहीं होती। इसी एयर बर्स्ट से निकला छर्रा कर्नल राय की जांग को भेद गया, पर वो रुके नहीं। दूसरी ओर कैप्टन मनोज पांडे अपने जवानों को साथ लेकर बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने बढ़ना शुरू किया था तो आकलन था उस रास्ते पर दुश्मन के केवल 2 बंकर हैं, लेकिन आगे पहुंचकर नजर आया कि 2 नहीं 6 बंकर हैं। दुश्मन की नजर बचाकर भारतीय जवान ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान को शक हो चला था। दुश्मन की ओर से हर कुछ देर पर इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जा रहा था। ये ऐसी गोलियां होती हैं जो करीब 3-4 मिनट तक रोशनी कर देती हैं, और पाकिस्तानी हर 3 मिनट के अंतर पर ये फायर कर रहे थे, यानी वहां लगातार रोशनी थी। अगर कैप्टन पांडे रुकने का फैसला करते तो सवेरा हो जाता। इल्यूमिनेटिंग राउंड जो है, जैसे उस नाम बताता है, वो प्रकाश अशोक मेहता रक्षा विशेषज्ञ में दिन की हालत बन जाती है। रात की परिस्थिति को आप दिन में परिवर्तन कर देंगे तो जो हमला इस टाइप की गोली है चलाने से रोशनी हो जाएगी। अटैक कर रहा है उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो दिन की हालत बन जाती है। युद्ध के मैदान हम लोग तो चढ़ रहे थे फ्रेंड और वो लोग ऑलरेडी ऊपर थे। फैसला जितना जल्दी लिया जा सके उतना कारगर होता है। 24 साल के मनोज पांडे ने अपने जवानों को एक बड़े से चट्टान के पीछे छोड़ा और खुद बाहर निकले। जो ही वो बाहर गए, सामने से गोलियों की बौछार आ गई। वो वापस चट्टान के पीछे लौटे।
पर अहम बात ये थी कि उन्होंने दुश्मन की गन पोजीशन देख ली थी। अपने युद्ध घोष के साथ वो फिर बाहर निकले। जैसा सोचा था, सामने से गोलियां फिर बरसी, पर उनकी आंखों ने निशाना देख रखा था। बंदूक की गोली सटीक लक्ष्य पर लगी। मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी वहीं ढेर हो गया। कैप्टन पांडे को कंधे और पैर में गोली लग गई, पर घायल होने के बावजूद वो अगले बंकर की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंककर उसे भी शांत कर दिया। एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी ऑपरेशन सब सक्सेसफुली ब्रिगेडियर रिटायर किए हैं। देवेंद्र सिंह ऑपरेशन था। शरीर में गुथी हुई गोलियों के दर्द पर तो काबू कर रहे थे, पर छलनी शरीर से खून तो लगातार बह रहा था। कैप्टन मनोज पांडे तीसरे बंकर में पीछे से घुसे तो देखा 2 पाकिस्तानी गुरखा जवानों पर गोली चलाने वाले थे। उन्होंने फौरन अपनी खुखरी निकाली और उन दोनों की गर्दन काट दी। अब तक उनके शरीर से इतना खून बह चुका था कि सीधे खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, पर उन पर तो जैसे धुन सवार थी। कैप्टन मनोज पांडे अब आखिरी गन पोजीशन की ओर बढ़े। उन्होंने बंकर के भीतर ग्रेनेड उछाला, पर ग्रेनेड के गिरने और विस्फोट के बीच जो 3-4 सेकंड का फासला होता है, उतनी देर में 3 गोलियां कैप्टन मनोज के हेलमेट को चीरकर उनके सर को भेद गईं। जिस योद्धा ने अपनी हर एक सांस पर मातृभूमि का नाम लिख दिया हो, वो जाते जाते अपने सैनिकों को विजय का आखिरी आदेश सुना गया। एक बर्स्ट फायर आया उधर से, बंकर से पाकिस्तानियों का, सीधे 3 या 4 गोलियां इधर आई उनके स्कल पे, लेकिन गिरने से पहले मनोज पांडे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है लीडरशिप का वो देखिए, उसने कहा न छोड़नो। मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ो। लड़के तो उन्होंने अपना खोखरी निकाला और उन्होंने यही तो होती है फ्रेंड, वीरों की निशानी। चौथा बंकर को भी कंप्लीट कर दिया। गोरखा जवानों की हिम्मत को उनके गुस्से ने 100 गुना बढ़ा दिया। उस रात एक भी पाकिस्तानी को चोटी से जिंदा भागने का मौका नहीं मिला। दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया गया। जब हमने खलुबार पे हमला बोल के हमने खलुबार को कब्जा किया, तो इसका असर ये हुआ कि जितने भी डिफेंसिव पोजीशंस थे उस इलाके के, वो अनटेनेबल हो गए उनके लिए। वो उनको नहीं होल्ड कर पाए फिर लॉन्ग, क्योंकि एक अगर दुश्मन आपके पीछे बैठा है तो आप कभी सेफ फील कर ही नहीं सकते। तो आपने जितने भी डिफेंसेस उसके आगे वाले और सामने वाले थे, उनको तो हिला ही दिया। वो तो पूरा रिट्रीट करने और भागने में शुरू कर गए। मतलब एक आलूबार जो था वो मेन पॉइंट था फिर। हिंदुस्तान का एक और वीर सपूत उसके बाद तो पाकिस्तान की शामत आ गई, तिरंगे में लिपट कर लौट रहा था। हमको एक दिन पहले पता चल गया था उसको कुछ लग गया, चोट लग गई या कुछ हो गया, पता नहीं मेरा दिल कहाँ से, हमने मतलब हमको ये लगा कि जो है हम सो रहे थे, कहीं ये लड़ाई हो रही है, हम उसको माँ का दिल है फ्रेंड, लड़ाई में बैठे हुए हैं। वही हाफ शर्ट सफ़ेद और पैंट ग्रे कलर की पैंट देखी, अब बंदूक लिए हैं और बस गोली आके इनको लग गई है। तो हम उठ के बैठ गए, रोने लगे। हमने कहा अरे ये सब हम क्या देख रहे हैं, क्या हुआ? तो इतने में बेल बजी, तो हम कहे कि कौन आया देखें। देखे तो भाई अफसर सब खड़े थे। मैं चाहा तो वहाँ जो बॉडी लाया था वहाँ से लेफ्टिनेंट अच्छे चंद्रन थे, उस समय लेफ्टिनेंट थे, वही इनकी बॉडी लेकर के हम उसी एयरपोर्ट पर आए थे। कैप्टन मनोज पांडे युद्ध क्षेत्र से घर वालों को अधिक चिट्ठियां भी नहीं लिख पाए थे, पर जब उनकी लिखी डायरी घर वालों को सौंपी गई तो मां का कलेजा तड़प उठा। उन खूनी सरहदों पर कहीं बैठकर मनोज ने अपनी मां के बारे में एक कविता लिखी थी। उस डायरी में जब आप जाएंगे तो उन्होंने अपनी मदर के लिए एक पर्टिकुलर 2-4 पेजेस अलोकेट किए हैं कि व्हाट ही हैज ए थॉट फॉर ए मदर। ऐसे मदर को भी बताया है, एज ए फ्रेंड को बताया है, एज ए लीडर, एज ए बॉस क्या होता है, हर एक पे उन्होंने कमेंट्स अपने लिखे हैं।
मनोज दोस्तों या परिवार वालों के बीच कभी इतने भावुक नहीं दिखे थे, पर इस योद्धा के दिल का हाल उनकी कलम ने बयां कर दिया था। युद्ध क्षेत्र से उन्होंने एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी अपने इस दोस्त के नाम। अंतिम चिट्ठी जो मनोज पांडे जी की मुझे मिली, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है कि मनोज पांडे जी अपना लेटर पूरा कंप्लीट करते हैं, वॉर के सिचुएशन के बारे में बताते हैं, थोड़ा फुल्का जो भी आइडिया देते हैं, फिर थोड़ा बहुत अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताते हैं कि ये कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो कहे कि उसमें आप थोड़ा सपोर्ट जो कर पाना ज़रूर करना। मनोज का लिखा एक एक शब्द आज उनके परिजनों ने सहेज कर रखा है, कुछ प्रेरणा के लिए, कुछ हौसले के लिए। मनोज ने एक जगह लिखा था, कुछ लक्ष्य इतने आज भी संभाल के रखा है फ्रेंड्स। असफलता भी यश लेकर आती है, पर अपने प्राण देकर भी कैप्टन मनोज अपने लक्ष्य में सफल हुए थे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे देश के लिए यश लेकर आए थे। कैप्टन मनोज पांडे ने सेना में भर्ती होने की वजह ही बताई थी, परमवीर चक्र जीतना। उस शूरवीर ने बहादुरी का यह सर्वोच्च सम्मान हासिल भी किया, बस उसे लेने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीर गाथा थी हमारे परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे की फ्रेंड। रोंगटे खड़े कर देने वाली ही थी, और सही में थी फ्रेंड। ये जो इसको तो क्या बोलेंगे, वीडियो तो नहीं बोलेंगे इसको तो वीर गाथा ही बोलेंगे फ्रेंड्स। तो मतलब इसकी जड़ तो मेन पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के दगे का ही ये रूप है फ्रेंड्स, कि हमारे इतने वीर जवान, कितने सारे जवान हम लोगों को खोने पड़े, ये पाकिस्तान का दगा वो है फ्रेंड्स। और हाँ, जो कैप्टन मनोज पांडे थे, उसने जब वो मतलब फर्स्ट टाइम मिलिट्री में इंटरव्यू दिया था, तो उसने बोला था कि मेरे को परमवीर चक्र ही चाहिए। और ज़्यादातर परमवीर चक्र जो है वो शहीद होने के बाद ही मिलता है फ्रेंड्स। तो उनकी इच्छा यही थी, लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा था कि सामने मिलिट्री ऑफिसर ने कहा कि तुमको पता है ये आपको पता है ये कब मिलता है? बोले हाँ, ये मरने के बाद ही, शहीद होने के बाद ही मिलता है फ्रेंड, लेकिन मैं इसको जिंदा लूँगा। मैं सब परमवीर चक्र यानी वो वीरों के वीर फ्रेंड, उसको ये परमवीर चक्र मिलता है। और शहीद होते होते भी जो अपने देश को जीत दिला के जाते हैं फ्रेंड्स, वैसे तो हर सैनिक हमारे वीर ही है फ्रेंड्स, जिसने भारत माता के लिए जान दी है। ऐसे वैसे थोड़ी जान दे सकते हैं फ्रेंड्स। आपको थोड़ी चोट लगे तो कितना दर्द होता है, वो लोग ऐसे ही जान दे देते हैं फ्रेंड्स। क्या दिल में सिर्फ भारत माता का नाम लेते ही वो अपनी जान निछावर कर देते हैं फ्रेंड। वो कोई ऐसे वैसे होते हैं, वो तो हमारे वीर ही है फ्रेंड्स। हर एक सैनिक हमारा वीर है। और मनोज पांडे जी, हमारे जो परमवीर चक्र मनोज पांडे जी, उसने कैप्टन थे वो, और उसकी इच्छा यही थी परमवीर चक्र की फ्रेंड। लेकिन हम लोगों को, मेरे को तो ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है। मेरे को ये जब शहीद का मतलब पार्ट आया ना, शहीद हो गए, तो फिर थोड़ा मेरा इमोशनल, मेरा थोड़ा रोना आ जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए, कि हमारे इंडिया के लिए, कि ऐसे वीर हमारे इंडिया में थे और है और आगे भी रहेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उस माँ के लिए रोना आता है फ्रेंड्स, जिसने अपना जो गोद का लाल है वो भारत माता के लिए दे दिया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके सामने उसके वर्दी, उसका सब सामान रहता है फ्रेंड्स, तो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने तो बस उसको प्राउड महसूस करके परमवीर चक्र देके हम लोग तो भूल गए। आज 21 साल हो गया फ्रेंड्स, 22 साल 99 में हुआ था, 2021 चल रहा है फ्रेंड्स। लेकिन उस माँ के सामने तो रोज और सब उसकी यादें सामने है, फिर उसका खत लिखा हुआ सामने है फ्रेंड्स। तो उस माँ के लिए बहुत मुश्किल है फ्रेंड। तो हम लोगों को रोना उस माँ के लिए आता है। और उसके जो पिताजी थे, उसके जो पापा थे, उसने बोला कि
एक बाप बेटे के कंधे पर जाना चाहता है और ये एक बेटा बाप के कंधे पर गया है फ्रेंड्स। तो दुख का तो कोई मतलब सीमा नहीं है हमारे लिए। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा फ्रेंड्स, देखिए उसका जिगर देखिए, उसका कलेजा देखिए फ्रेंड्स, आसान बात है ये। उसने कहा कि हमारे लिए प्राउड की भी बात है कि उसने हिंदुस्तान मतलब हमारे देश के लिए जान दी है फ्रेंड्स। और इतनी छोटी सी उम्र में वो बहुत बड़ा नाम करके गए हैं हमारे हिंदुस्तान में फ्रेंड। तो ऐसे वीरों को तो फ्रेंड्स सल्यूट, बहुत छोटी चीज़ है, उसको सही में नमन है, कोटि कोटि नमन फ्रेंड। हमारे कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र से सम्मानित हुए, उसको कोटि कोटि नमन है फ्रेंड्स। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और एक बात कहूँगी फ्रेंड्स, ऐसे वीरों की तो हम चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है फ्रेंड्स। हम लोगों ने क्या किया देश के लिए? कुछ नहीं फ्रेंड्स। ये लोग इतनी 24 साल की उम्र में अपनी जान निछावर करके चले गए हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए। तो इनकी तो चरणों की धूल के बराबर हम लोग नहीं हैं फ्रेंड्स। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने एक ही पार्ट में बनाई है। अलग अलग पार्ट में फिर मेरा ही रिदम टूट जाता है और मेरे को ये ऐसी वीडियो एक साथ देखनी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो आपको टाइम नहीं हो, आप पार्ट पार्ट करके देख लेना और देखना ज़रूर फ्रेंड। मेरा वीडियो नहीं देखो तो कोई बात नहीं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो ज़रूर देखिए फ्रेंड। ऐसी वीर गाथा हम लोगों को देखनी है और देखती रहनी है फ्रेंड्स। ये लोग कभी भी शहीद होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये लोग दुनिया से नहीं जाते, ये हमारे जहन में ज़िंदा रहते हैं, हमारे दिल में ज़िंदा रहते हैं फ्रेंड्स। ऐसे जवान और हमको रखना है उसको, हमारे शहीदों को हमको याद करते रहना है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको और मेरे रिएक्शन अच्छे लगे हो फ्रेंड्स तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।